वेलकम बैक टू नैन्सरी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को। तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल पैट एग्ज़ाम के लिए, अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी। सबसे पहले हम बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर के बारे में सबसे पहले आपको मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम इनके बारे में क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ था। ठीक है, राज्याभिषेक। दूसरा हम देखेंगे कि इनके शासनकाल में कौन कौन सी विदेशी यात्री जो हैं इन्होंने यात्रा की, तो विदेशी यात्री देखेंगे। आगे फिर हम बात करने वाले हैं इनके द्वारा एक प्रणाली चलाई गई थी, 2 अस्पा और सिंह अस्पा। ठीक है, 2 अस्पा और सिंह अस्पा। ये बेसिकली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें बताया जाता था कि मनसबदार जो हैं कितने गुना घोड़ा रख सकते हैं अपने सवार पद का। ओके, फिर हम बात करेंगे इनके चित्रकार के बारे में। इनके शासनकाल में 2 बहुत ही फेमस चित्रकार रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आगे फिर हम इनकी आत्मकथा देखेंगे कि इनकी आत्मकथा जो है क्या है, और फिर हम आगे देखेंगे इनका मकबरा कहाँ पर है, मकबरा कहाँ पर है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें हम इनके बारे में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनका राज्याभिषेक। आप लोगों को याद रखना है इनका राज्याभिषेक कब हुआ था। 1605 में जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था। 1605 ईस्वी में जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आगरा के किले में हुआ था। आगरा के किले में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। ठीक, इन्होंने जो उपाधि धारण कर रखी थी वो याद रखिएगा, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ये नसरुद्दीन कट कर लीजिएगा, यहाँ पर नूरुद्दीन लिखिएगा। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपको अपने हाथ के नोट्स जरूर से बनाने हैं, दूसरे पर भरोसा नहीं करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। PDF के फॉर्म में आप लेकर रख लेंगे पर पढ़ेंगे कभी नहीं, ये आप जान लीजिए, क्योंकि बुक में भी वही सब चीज़ें लिखी हैं जो PDF में आपको दूंगी। जैसे बुक्स पढ़ी हुई हैं वैसे ही PDF पढ़ा रहेगा कहीं किसी कोने में। तो नोट्स बनाइए। रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप जनरली कोई भी एग्ज़ाम क्रॉस करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। ओके, अब हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से विदेशी यात्री इनके शासनकाल में आए। तो सबसे पहला आपको याद रखना है विलियम हॉकिंस। कौन? विलियम हॉकिंस को याद रखना है। विलियम हॉकिंस का आपको समय याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समय है इनका, ये जो है 1608 से 1611, आपको इनका समय याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हम बात करने वाले हैं विलियम लिखना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है सर थॉमस रो को। ये भी आपके इन्हीं के शासनकाल में आए, सर थॉमस रो। ये इनका जो टाइम है, इनका टाइम है 1615 से आपका 1619। ठीक है, 1615 से 1619 ईस्वी। ओके, एंड एक आपको कन्फ्यूज़न कई बार हो जाता है पीटर मुंडी को लेकर। तो पीटर मुंडी शाहजहाँ के शासनकाल में आए थे। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में नहीं आए। लास्ट आपको पढ़ना है पेलशर्ट के बारे में। कौन? पेलशर्ट। पेलशर्ट एक डच यात्री थे, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आइए देखते हैं विलियम हॉकिंस को। तो विलियम हॉकिंस में आपको सबसे पहले इनका यहाँ पर टाइम मेंशन कर लेना है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको क्रम सजाने को दे दिया जाता है, तो वहाँ पर बहुत हेल्प करता है। अगर आपको वहाँ पर नहीं भी समझ में आता है कि इनका टाइम क्या रहा, 1608 था कि 1610 था, कोई बात नहीं, बस आप इतना याद रख लीजिएगा जहांगीर के शासनकाल में आए। जहांगीर के बाद शाहजहाँ आते हैं, तो पीटर मुंडी कब आएगा? बाद में आएगा। आगे औरंगजेब को देखेंगे तो औरंगजेब सबसे बाद में आते हैं। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगी। अभी आपको याद रखना है कि 1608 इनको लिखना है आपको, 1608 से 1611 इनका समय रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद ये रखना है विलियम हॉकिंस के बारे में कि ये जो है ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम जो थे, जेम्स प्रथम। कौन? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का एक अंग्रेजी राजदूत था। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। ये आपको याद रखना है कि आपके मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला जो पहला अंग्रेज था वो आपका सर विलियम हॉकिंस थे। प्लीज़ याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और इनको जो है आपके विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। किसकी? इंग्लिश खां की। इंग्लिश खां की। पूछा जाता है एग्जाम में, इंग्लिश खां की उपाधि इनको किसने दी और किसको दी गई? तो विलियम हॉकिंस को दी गई, और आपके जहांगीर जी के द्वारा इनको इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। और इनको उपाधि देकर एक स्त्री थी, अर्मेनिया की स्त्री, इनसे इनका विवाह कर दिया गया था। ओके, ठीक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपका जो है सर थॉमस रो के बारे में। तो जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व आपके सर थॉमस रो थे। ठीक है, सर थॉमस रो के बारे में भी आपको यही याद रखना है कि ये राजा जेम्स प्रथम के दूत थे। याद रखिएगा, राजा जेम्स प्रथम के दूत थे। और इनको जो है आपके जहांगीर जी ने कहाँ पर? अजमेर में मिलने का अवसर भी दिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक चीज़ याद रखनी है
कि जनवरी 1616, याद रखिएगा जनवरी 1616, जनवरी 1616 ईस्वी में जो है आपके अजमेर में, कहाँ पर, अजमेर में जहांगीर के दरबार में ये उपस्थित हुआ था। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में ये उपस्थित हुआ था कब, जनवरी 1616 में हुआ था। ओके, अजमेर में। ठीक, और इन्होंने अजमेर में ही इनको मिलने का मौका भी दिया था आपके जहांगीर ने। यहाँ पर लाइन में कुछ मिस्टेक है, राजा जेम्स प्रथम के दूत थॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। किसने, जहांगीर ने दिया था। ओके, सो राजा जेम्स प्रथम के दूत को, यहाँ पर लिख लीजिएगा, को जहांगीर ने अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। और राजा जेम्स प्रथम के दूत कौन थे, थॉमस रो की बात की जा रही है। आगे चलते हैं, आगे आपसे बात की जा रही है पेल शर्ट के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो यही याद रख लीजिएगा, ये डच पर्यटक था और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या था, रिमॉन्स्ट्री। क्या था, रिमॉन्स्ट्री। किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, रिमॉन्स्ट्री। ठीक है, रिमॉन्स्ट्री। ये जो पुस्तक थी रिमॉन्स्ट्री, ये जहांगीर के समय का जो है विवरण करती है। सो पूछा जाता है कि रिमॉन्स्ट्री पुस्तक जो है किसके समय का वर्णन करती है, जहांगीर के समय का। हम आगे बात करने वाले हैं दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली के बारे में। देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसा बनता है। एग्जाम में प्रश्न ये आता है कि दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली किसके द्वारा आपका शुरू की गई। सो आंसर क्या होगा आपका, जहांगीर। अब आपको आ जाना चाहिए इतनी चीज़ें। ठीक है, इसमें होता क्या था, दो अस्पा में होता ये था कि जो मनसबदार हैं वो अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रख सकते हैं। 2 अस्पा से 2 गुने, याद रखिएगा, 2 गुने घोड़े रख सकते हैं। ठीक है, सिंह अस्पा में अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रख सकते हैं। कौन, मनसबदार। सो यहाँ पर बेसिकली घोड़े के रखरखाव से संबंधित बात कही गई थी इसमें, 2 अस्पा और सिंह अस्पा में, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आपको याद रखना है चित्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके शासनकाल में 2 चित्रकार थे। एक का नाम था उस्ताद मंसूर। क्या नाम था, उस्ताद मंसूर। और एक थे जिनका नाम था अबुल हसन। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। ठीक, ये 2 व्यक्ति हैं जो कि इनके शासनकाल में बहुत फेमस चित्रकार रहे हैं। तो काफ़ी सारे इनके शासनकाल में, बट ये 2 व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी कोटि के चित्रकार हैं। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार जहांगीर के समय के ये दोनों व्यक्ति थे। और आपको इनके बारे में ये याद रखना है कि आपके जो उस्ताद मंसूर थे ये पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार हैं। उस्ताद मंसूर क्या थे, पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार, पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार। ठीक है, चित्रकार। दूसरा आपको याद रखना है, यहाँ पर पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार उस्ताद मंसूर थे और आपके अबुल हसन व्यक्ति चित्र थे। ठीक है, व्यक्ति चित्रकार थे। आप व्यक्ति चित्रकार लिखिएगा। ठीक है, व्यक्ति चित्रकार। अब बात ये आती है कि ये उस्ताद मंसूर और जो अबुल हसन थे, इनको जो है जहांगीर ने उपाधियाँ दी थी। तो इनकी उपाधियाँ महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको उपाधियाँ बता देती हूँ। ये जो उस्ताद मंसूर थे, इनको जो उपाधि दी गई थी वो आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। अबुल हसन को जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी आपके नादिर उल जमा की। किसकी, नादिर उल जमा। ठीक है, नादिर उल जमा की इनको उपाधि दी गई थी। अब हम बात करते हैं उस्ताद मंसूर की, तो इनको नादिर उल अस्त्र की, किसकी, नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी, नादिर उल अस्त्र। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण है, दोनों को याद रखना है। ठीक है, मूव करते हैं आगे। आगे आपसे अबुल हसन के बारे में बताया जा रहा है। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ये व्यक्ति चित्रकार थे। मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि से सम्मानित किया था। नोट में आपको याद रखना है कि मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा पर पहुंची। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर थी या चरम सीमा पर थी। सो आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हेडिंग आपका सब हेडिंग जो होगा वो होगा आत्मकथा। ये धोखे से मिक्स हो गया MS वर्ड पर। तो आत्मकथा में याद रखना है आप लोगों को, ये जो जहांगीर थे आपके स्वयं एक उत्कृष्ट कोटि के लेखक और समालोचक थे। इन्होंने खुद की अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। किस भाषा में, फारसी भाषा में लिखी है। ठीक, फारसी भाषा में लिखी है, जिसका नाम क्या है, तुजुक ए जहांगीरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुजुक ए जहांगीरी नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है,
आगे हम नोट और देखने वाले हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं एतमादुद्दौला के मकबरे के बारे में, बट उससे पहले हम बात करने वाले हैं जहांगीर के मकबरे के बारे में। इसमें नहीं लिखा है लेकिन आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी सब हेडिंग होगी जहांगीर का मकबरा। इनका मकबरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ याद रख लीजिएगा। इनका जो मकबरा है वो शाहदरा में है। कहाँ पर है? शाहदरा में। शाहदरा ये कहाँ पर है? तो ये लाहौर में पड़ता है। लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ता है? तो लाहौर जो है आपके पाकिस्तान में है। कहाँ पर? पाकिस्तान में है। दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मकबरा प्यारे भारत में स्थित नहीं है। एक तो है बाबर साहब, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ बाबर। एक तो बाबर हैं। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? इनका मकबरा काबुल में है भाई, काबुल में। काबुल कहाँ पर है? तो ये आपका अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। ये इनका मकबरा भी देखिए प्यारे भारत में आपका नहीं है। एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जाता है कि किन दो व्यक्तियों का मकबरा भारत में नहीं है, तो याद रखना है कि जहांगीर और बाबर ये दो व्यक्ति हैं जिनका मकबरा आपके भारत में नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करके कहीं पर एक जगह रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा रखिएगा कि बस उसको देखें आप, ये नहीं कि बस रख लिया। ओके, नेक्स्ट है एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा महत्वपूर्ण है। तो एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। परीक्षा में ये पूछा जाता है आपसे कि एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? तो आगरा में है। किसने बनवाया? तो नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है। नूरजहां ने बनवाया था कब? 1622 से 1625 ईस्वी के बीच में बनवाया था, ठीक है। यह पहली कृति थी जो पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई थी। इसमें पित्रादुरा का प्रयोग हुआ था। किसका? पित्रादुरा का, ठीक। तो एक सजावट की सामग्री होती है पित्रादुरा, जिसका प्रयोग फर्स्ट टाइम किया गया था। सो आपको याद रखना है, और जो सजावट में पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गोविंद महल की। गोविंद महल जो है आपके दतिया में स्थित है। कहाँ पर? दतिया में। दतिया कहाँ पर है? तो दतिया आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पड़ता है दतिया। तो गोविंद महल आपके मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। ये बेसिकली आपकी एक 17 मंजिल ऊंची एक इमारत है। क्या है? 17 मंजिल ऊंची एक इमारत है। मैंने इसको देखा हुआ है, तो काफ़ी सुंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण राजा वीर सिंह देव ने करवाया था। कब करवाया था? 1614 में करवाया था। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कहाँ पर है गोविंद महल? दतिया में है। निर्माण किसने करवाया था? राजा वीर सिंह देव ने करवाया था। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कि मैम सिकंदरा में है। हम पढ़ लिए हैं ये तो कि सिकंदरा में अकबर साहब का मकबरा है। तो इसको पूर्ण हमारे जहांगीर ने करवाया था। किसने? जहांगीर ने। ओके, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। मूव करते हैं हम आगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं शाहजहाँ जी के बारे में। सो शाहजहाँ को आपको याद रखना है कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ था। इनका राज्याभिषेक हुआ था 24 फरवरी 1628 को। कब हुआ था? 1628 को हुआ था, ठीक। तो यहाँ पर आपको 1628 याद रखना है। आप क्रम याद रखिएगा कि ठीक है, जहांगीर के बाद आपके शाहजहाँ आए, उसके बाद आपके औरंगजेब आए। और अगर हम ओवरऑल मुगल वंश की बात करें तो एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ। मुगल वंश, मुगल वंश में सबसे पहला आपका जो स्थापना है वो किसने की थी? बाबर साहब ने की थी, ठीक है। बाबर के बाद क्या आए थे? बाबर के बाद हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं। मैंने आपको ऐड बताया था, हम लोग एक पियर्स वाला ऐड पर देखते हैं। इनके बाद आपके शेर शाह। कौन? शेर शाह। फिर आपके अकबर, ठीक। अकबर के बाद आपके कौन आए थे? जहांगीर आए थे। जहांगीर, जहांगीर के बाद आपके शाहजहाँ आए। शाहजहाँ के बाद आपके औरंगजेब आए। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनका राज्याभिषेक आपका 1628 को हुआ शाहजहाँ का, और इन्होंने एक उपाधि धारण कर रखी थी, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए शानी, ठीक है। सो याद रखिएगा कि अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए शानी की उपाधि धारण करके ये जो है गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने जो है एक विशेष कार्य किया था जिसमें आता है इनका राजधानी परिवर्तन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ राजधानी परिवर्तन को आपको अच्छे से याद रखना है। राजधानी परिवर्तन में याद रखिएगा कि शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। कहाँ से? आगरा से दिल्ली। पूछा जाता है कि अपनी राजधानी दिल्ली किसने स्थानांतरित की? आगरा से शाहजहाँ ने की थी। स्वर्णकाल, ये नेक्स्ट आपकी सब हेडिंग रहेगी, स्वर्णकाल। स्वर्णकाल में आपको ये देखने को मिलेगा कि शाहजहाँ का जो काल था वो मुगल काल का स्वर्णकाल माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शाहजहाँ का काल मुगल काल का स्वर्णकाल माना जाता है।
क्यों माना जाता है आप आगे देखेंगे। और इनके शासनकाल में बेसिकली दो फारसी भाषा में दो शैलियाँ प्रचलित थीं। एक तो थी आपकी ईरानी फारसी, जिसके उत्कृष्ट प्रवर्तक आपके अबुल फजल जी माने जाते हैं, और एक दूसरी थी ईरानी फारसी। ठीक है, आगे आपको देखना है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद आपको यहाँ पर ये देखना है कि शाहजहाँ के शासनकाल में शाहजादे दारा शिकोह ने किया था। किसने? शाहजादे दारा शिकोह। यहाँ पर शाहजादे करिएगा, ठीक है, शाहजादे, ठीक है, शाहजादे दारा शिकोह। तो शाहजहाँ के शासनकाल में शाहजादे दारा शिकोह ने, शाहजहाँ का जो ज्येष्ठ पुत्र था, इन्होंने सिर-ए-अकबर नामक शीर्षक के तहत किया था। ठीक है, याद रखिएगा, सिर-ए-अकबर के शीर्षक के नाम से इन्होंने जो है बेसिकली उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। दारा शिकोह को लेनपुल ने, किसने? लेनपुल ने लघु अकबर की उपाधि दी। सो आपसे अगर पूछा जाए कि लघु अकबर किसे कहा गया है, प्लीज़ याद रख लीजिएगा कि लघु अकबर आपका जो है किसको कहा गया? दारा शिकोह को कहा गया। किसने कहा? लेनपुल ने कहा। अब यहाँ पर लघु अकबर आया तो मुझे एक चीज़ याद आ रही, द्वितीय अशोक किसको कहा गया? द्वितीय अशोक, याद रखिएगा कि द्वितीय अशोक नाम से एक उपाधि धारण कर रखी थी। किसने? कनिष्क ने। ठीक, कनिष्क को जो है द्वितीय अशोक कहा गया है, उपाधि धारण कर रखी थी इन्होंने, द्वितीय अशोक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा प्लीज़। एंड यहाँ पर लघु अकबर दारा शिकोह को कहा गया। दारा शिकोह ने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दारा शिकोह एक ऐसा व्यक्ति था जो कि फर्स्ट मुस्लिम व्यक्ति था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि वह व्यक्ति कौन सा है जिसने मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। सो वो है दारा शिकोह। अगला आपको पढ़ना है सिजदा की समाप्ति। जब मैंने आपको वलवन पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको सिजदा के बारे में बताया था, सिजदा और पाबोस। क्या? सिजदा और पाबोस। सिजदा याद करिए थोड़ा सा, सिजदा और पाबोस, ये दो मैंने आपको बताई थी, जो कि आपकी किसने शुरू की थी? बलबन ने शुरू की थी अपने दरबार में। किसने? बलबन ने शुरू की थी अपने दरबार में। ठीक है, बलबन, बलवंत नहीं होगा, बलबन होगा। बलबन द्वारा प्रारंभ की गई दरबारी रिवाज सिजदा को शाहजहाँ ने समाप्त किया। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि किसने जो है बलबन के द्वारा शुरू की गई प्रथा जो है सिजदा, इसको समाप्त किया, तो शाहजहाँ ने इसको समाप्त किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे हम देखने वाले हैं निर्माण कार्य की आपके शाहजहाँ ने क्या क्या निर्माण करवाया है। सो शाहजहाँ के द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य किए गए। सबसे पहला जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, ताजमहल। ताजमहल जो है आपका एक कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता है आगरा में, आगरा उत्तर प्रदेश में। तो ताजमहल बनाने के लिए भारत से, ईरान से और मध्य एशिया से कुछ डिजाइनर, इंजीनियर और वास्तुकारों को एकत्रित किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि ताजमहल बनाने के लिए कहाँ कहाँ के डिजाइनर, इंजीनियर और वास्तुकारों को चुना गया था। तो याद रखिएगा कि भारत से, ईरान से और मध्य एशिया से। ठीक है, इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लाल किला। लाल किला जो है आपका कब बनकर पूर्ण हुआ था? तो 1648 में पूर्ण हुआ था। लाल किला आपके शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया है। लाल किले के जो पश्चिमी द्वार है, कौन सा? पश्चिमी द्वार, इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी द्वार को लाहौरी दरवाज़ा कहते हैं। क्या? लाहौरी दरवाज़ा कहते हैं। और दक्षिणी द्वार को दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं। दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल इनके द्वारा ही बनवाए गए हैं। दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद। ठीक है, और नगीना मस्जिद। याद रखिएगा, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद इनकी किनके द्वारा बनवाए गए हैं? शाहजहाँ के द्वारा। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो होता है, इवन मुझे भी होता था पहले, मोती मस्जिद को लेकर होता है। तो मोती मस्जिद वाला कन्फ्यूज़न आज मैं दूर कर ही देती हूँ आपका भी। मोती मस्जिद इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है, उल्टा लिखा गया मोती मस्जिद। एक मिनट, हाँ, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद आपका दो जगह पर है, एक तो है आपके आगरा में और एक आपका है दिल्ली में। ठीक है, ये दो मोती मस्जिद आपको पढ़ने को मिलेंगी और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, मतलब अटूट वाली कन्फ्यूजिंग होती हैं। ठीक, दो मोती मस्जिद पढ़ना है, ध्यान से सुन लीजिए। आगरा में जो मोती मस्जिद है आपकी, इसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। अब कैसे याद रखें कि शाहजहाँ के द्वारा आगरा में निर्माण करवाया गया? आगरा में क्या है? ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया।
तो आगरा का मोती मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। आगे मैं आपको औरंगजेब के बारे में पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर याद रखिएगा, शाहजहाँ ने आगरा एंड औरंगजेब ने दिल्ली। ट्रिक भी बता दी कि आपको याद रखना, ताजमहल आगरा में है, शाहजहाँ ने निर्माण करवाया, तो मोती मस्जिद भी इन्होंने साथ में निर्माण करवा दी। ऐसे याद रखना है बस आपको, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं शाहजहानाबाद के बारे में। क्या? शाहजहानाबाद। अगर आप लोग कभी दिल्ली गए होंगे तो वहाँ शाहजहानाबाद का नाम का एक जो है स्थान है। तो ये जो है बेसिकली किसके द्वारा आपका बसाया गया? ये आपके शाहजहाँ के द्वारा। तो इन्होंने फतेहपुर सीकरी की भांति दिल्ली में शाहजहानाबाद स्थापित किया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा आपका स्थापित किया गया? किसके द्वारा? तो आप कहेंगे कि मैम अकबर के द्वारा, मैंने पढ़ लिया है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो अकबर ने जैसे फतेहपुर सीकरी बसाया था वैसे ही इन्होंने दिल्ली में शाहजहानाबाद स्थापित किया था, ओके। आगे चलते हैं। शाहजहाँ के राज्य कवि जो कि थे कलीम। यहाँ पर आपको याद रखना है कलीम। एक और आता है पॉइंट नोट में है कि कोहिनूर हीरा। क्या? कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने दिया था? तो कोहिनूर जो हीरा था ये बेसिकली शाहजहाँ को मीर जुमला ने दिया था। किसने? मीर जुमला ने दिया था, ठीक। आगे हम चलते हैं। आगे आपको याद रखना है कि मुमताज महल जो है इनका असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कहा जाए ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम है, याद रखिएगा। एंड E.L. श्रीवास्तव ने क्या कहा है? E.L. श्रीवास्तव का कहना है कि शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल इन्होंने कहा है। शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल किसने कहा है? E.L. श्रीवास्तव जी ने कहा है। बात करते हैं हम औरंगजेब सर के बारे में। तो औरंगजेब के बारे में याद रखिएगा, इनको तो सर तो नहीं कहना चाहिए बट क्या करें, थोड़ा बहुत सम्मान देना पड़ता है, ठीक है। तो औरंगजेब के बारे में आपको ये याद रखना है इनका राज्याभिषेक कब हुआ था। एंड आगे हम जानेंगे एक धर्मत का युद्ध, उसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे सामूगढ़ का युद्ध जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि जजिया को पुनर्जीवित किसने किया। दक्षिण भारत का सूबेदार इनको नियुक्त किया गया था, कब नियुक्त किया गया था। निर्माण कार्य इनके कौन से रहे, संत और इनके समकालीन संत कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। आइए देखते हैं। बात करते हैं औरंगजेब के राज्याभिषेक की। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है भाई, याद रखिएगा। मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ कि ध्यान से समझिएगा आप लोग। इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। कितनी बार? 2 बार हुआ है, ठीक। एक बार इनका राज्याभिषेक हुआ था 1658 में हुआ था, ठीक है। पहली बार इनका राज्याभिषेक कब हुआ? पहला। एंड सेकंड टाइम इनका जो राज्याभिषेक है कब हुआ था? तो आपका 1 साल बाद हुआ था, 1659 में हुआ था। आपको ज़रूर से याद रखना है कि इनका पहली बार जो है राज्याभिषेक कब हुआ था एंड दूसरी बार इनका राज्याभिषेक कब हुआ था। दूसरी बार जो इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था वो उनका हुआ था जो खजवा एवं देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद। खजवा एवं देवराई। देखिए आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे मैं आपको बता रही हूँ। बेसिकली मेरे नोट्स इसी तरीके के रहते हैं तो मैं इसीलिए आप लोगों को अपने नोट्स नहीं दे पाती हूँ, कोई मतलब नहीं है, समझ नहीं पाओगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। फिर इस तरीके से आप सर्कल बना के पहली बार दूसरी बार कब हुआ था ऐसे लिख सकते हो। तो ये देखने में अच्छा लगता है और आपको पढ़ने में भी आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं धर्मत का युद्ध। धर्मत के युद्ध में आपको ये देखना है कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था, कहाँ हुआ था। धर्मत का जो युद्ध है वो आपका 1658 में हुआ था, यानी कि जब आपका औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक हुआ था उसी टाइम की बात है। तब आपका धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। किसकी? औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था। किसकी? दारा शिकोह के मध्य हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कहाँ पर हुआ था? तो उज्जैन के निकट हुआ था, ओके। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में, यानी कि 1665 में हुई थी। पुरंदर के किलों पर मुगलों की विजय और रामगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की, ठीक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए, तब आपको एक चीज़ याद रखना है और मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। मुझे मेंशन कर देना चाहिए था बट इट्स ओके, नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है? जय सिंह। जय सिंह कौन थे? ये मुगल सेनापति थे, मुगल सेनापति।
कोष्टक में लिख लीजिएगा, मुगल सेनापति के साथ शिवाजी, क्या शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, किए थे। तो याद रखिएगा अब आप लोग, पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी और आपका जो है आपका हस्ताक्षर किसने किए थे। ओके, नेक्स्ट है आपका शामूगढ़ का युद्ध। शामूगढ़ का युद्ध जो है आपका 1658 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के बीच हुआ था और दारा शिकोह के मध्य हुआ था। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना एवं दारा शिकोह के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें आपके दारा शिकोह जो है पराजित हुए थे। नेक्स्ट है जजिया का पुनर्जीवित होना। तो जजिया आपका किसके द्वारा लगाया गया था? ये आपका अकबर के द्वारा लगाया गया था जजिया। तो एक गलती हो गई मेरे से, अकबर ने जजिया को समाप्त किया था, जजिया को लगाया नहीं था। ध्यान से समझिए, मैंने आपको एक फैक्चुअल बात बताई थी कि अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया था? 1564 में समाप्त कर दिया था। कब? 1564 में इन्होंने जजिया को समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा को 1563 में, ठीक है, 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था। इनके द्वारा जजिया को समाप्त कर दिया गया अकबर के द्वारा। लेकिन ये औरंगजेब आए और इन्होंने जजिया को फिर से पुनर्जीवित कर दिया। किसने? आपके औरंगजेब ने। कब? 1679 को इन्होंने इसको फिर से पुनर्जीवित कर दिया। पूछा जाता है कि जजिया को पुनः जीवित किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। समाप्त अकबर ने किया था। निर्माण कार्य में आप लोगों को याद रखना है, ये देखिए निर्माण कार्य में इनका ये बीबी का मकबरा है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करके नोट कर लीजिएगा। इनकी जो पत्नी थी, इनका नाम क्या था? राबिया उद दौरानी। क्या नाम था? राबिया उद दौरानी। इनका इन्होंने मकबरा 1678 में करवाया था। इसे बीबी का मकबरा कहते हैं। तो पूछा जाता है कि बीबी का मकबरा आपका जो है किसका है? तो राबिया उद दौरानी का है, जो कि आपके औरंगजेब की वाइफ थी। और ये स्थापत्य कला की एक सुप्रसिद्ध रचना है। क्या है? सुप्रसिद्ध आपकी जो है एक रचना है। और ये जो आपका राबिया उद दौरानी का ये जो मकबरा है, ये ताजमहल पर आधारित था, बिल्कुल हूबहू। तो इसकी स्थापत्य कला की जो शैली है वो सुप्रसिद्ध आपका ताजमहल जो है उस पर आधारित है। किस पर? पूछा जाता है कि ताजमहल पर किसकी जो है स्थापत्य कला की शैली आधारित है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है, और इसे द्वितीय ताजमहल कहते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाए कि सेकंड ताजमहल की संज्ञा किसे दी जाती है? तो सेकंड ताजमहल आपका राबिया उद दौरानी के मकबरा को दी जाती है। प्लीज़ याद रख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको अभी अभी बताया है, मैंने अभी आपको बताया था ना मोती मस्जिद। तो मैंने 2 मोती मस्जिद बताई, एक तो आगरा की। तो आगरा की किसने? आगरा में शाहजहाँ ने आपका निर्माण करवाया था ताजमहल। तो ताजमहल आपका कहाँ पर है? आगरा में है। तो आपने कहा मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहाँ ने बनवाई। और मोती मस्जिद जो आपकी दिल्ली वाली है, मोती मस्जिद दिल्ली वाली जो है आपकी, ये किसने बनवाई थी? ये औरंगजेब ने बनवाई थी। ठीक है, आगे देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। नोट में आपको याद रखना है कि जिंदा पीर की संज्ञा जो है किसको दी गई? तो जिंदा पीर की जो संज्ञा है वो औरंगजेब को दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया। ठीक है, मूव करते हैं आगे। आगे शायद आपका नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, एक पॉइंट रह गया है। समकालीन, अगर आपसे पूछा जाए समकालीन संत, समकालीन संत, तो आपके औरंगजेब के समकालीन जो संत हैं उनका नाम है आपका रामदास। क्या? रामदास। ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। MH यानी कि महाराष्ट्र। ओके, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है औरंगजेब के बारे में। तो ये आपका पूरा का पूरा मुगल आज ख़त्म हो गया है। अब हम आगे हिस्ट्री के और जो आपकी चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।